नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आपके समझ डेली करंट अफेयर प्रोग्राम की सीरीज को लेकर के। उम्मीद करते हैं आप लोग इस करंट अफेयर प्रोग्राम को पसंद कर रहे होंगे और ये आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं वो उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। इसमें साथ ही स्टैटिक जी के भी इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन का निर्माण किया है। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल डिजाइन के आधार पर सामग्री को परत दर परत जोड़कर 3 आयामी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं या हैं? तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। चलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो जापान ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन का निर्माण किया है, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर मात्र 6 घंटों में पूरा किया गया है। 3D प्रिंटिंग तकनीक है क्या? तो 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल डिजाइन के आधार पर सामग्री को परत दर परत जोड़कर 3 आयामी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यह पारंपरिक विनिर्माण के विपरीत है, जिसमें कर्तन अथवा ड्रिलिंग के माध्यम से ठोस ब्लॉक से सामग्री अलग करना शामिल होता है। कार्यप्रणाली की बात करें तो डिजाइन और रूपांतरण कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD के कैड जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैड के जरिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है या 3D स्कैनिंग का उपयोग करके एक डिजिटल 3D मॉडल विकसित किया जाता है। 3D मॉडल विकसित किया जाता है, फिर इस मॉडल को तनु परतों में स्लाइड किया जाता है और यंत्र पठनीय यानी मैकेनिकल रीडेबल जी कोड निर्देशों में परिवर्तित किया जाता है। प्रिंटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग की बात करें तो 3D प्रिंटर द्वारा डिजाइन के अनुसार ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है। वह प्लास्टिक और धातु आदि को परत दर परत जमा किया जाता है। प्रिंटिंग के बाद ऑब्जेक्ट्स को साफ किया जाता है, संसाधित किया जाता है, असेंबल किया जाता है और सटीकता और निष्पादन के लिए परीक्षण किया जाता है। 4D प्रिंटिंग तकनीक क्या है? तो 4D प्रिंटिंग या 3D प्रिंटिंग एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, बस थोड़ा माइन्यूट अंतर होता है। अभी तो 5D भी आ गया है। तो 4D प्रिंटिंग या 3D प्रिंटिंग एक ऐसी परिष्कृत रूप है जहां स्मार्ट इंटेलिजेंस मटेरियल जैसे हाइड्रोजेल एक्टिव पॉलीमर का उपयोग करके बनाई गई वस्तुएं गर्मी, प्रकाश, नमी या दबाव जैसी बाह्य उद्दीपनों के जवाब में समय के साथ आकार, संरचना या गुण परिवर्तित कर सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में पॉवर्टी एंड इक्विटी ड्रिफ्ट जारी किया गया है। यह रिपोर्ट का जारीकर्ता विश्व बैंक है। तो यह रिपोर्ट नहीं, इस रिपोर्ट का जारीकर्ता विश्व बैंक है। उपरोक्त कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो विश्व बैंक ने पॉवर्टी एंड इक्विटी ड्रिफ्ट रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो गरीबी यानी चरम गरीबी में कमी आई है। PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन दर्शाता है कि यह 16% यानी 2011 से 2012 का बेस ईयर से घटकर मात्र 2.3% 22-23 में रह गई है, जबकि 171 मिलियन लोग वैश्विक गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति समता ग्रामीण शहरी अंतराल यह 7.7 से घटकर 1.7 रह गया है। बहुआयामी गरीबी यानी गैर मौद्रिक गरीबी बहुआयामी निर्धरता सूचकांक द्वारा मापी गई। यह रिपोर्ट बताती है कि 2005-6 में 2005-6 में
53.8% थी, जो 2019-21 से घटकर 21 में घटकर 16.4% हो गई है। 5 में से सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाले हैं, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भारत में चरम गरीबी लोगों में से 54% और बहुआयामी गरीबों में से 51% निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है और मध्य प्रदेश में है। तो ये आप डाटा याद रखिएगा। असमानता की बात करें तो आय असमानता में क्या असर पड़ा है? तो विश्व असमानता डेटाबेस के अनुसार भारत का उपभोग आधारित गिनी गुणांक जब आप पढ़ते हैं इकोनॉमी में, तो वहाँ पर जो है बताया जाता है कि किस तरीके से असमानता प्रदर्शित की जाती है, आय की असमानता गिनी गुणांक से। तो 2011-12 में 28.8% था, जो 2022-23 में घटकर 25.5% हो गया। हालांकि आय असमानता 52 गिनी से बढ़कर 62 हो गई है। गिनी सूचकांक या गुणांक आय असमानता की एक माप है। 2023-24 में शीर्ष 10% की औसत आय निचले 10% की तुलना में 13 गुना अधिक थी। अब ये गिनी गुणांक जो है आप जो है याद रख सकते हैं कि ये किसका माप है? असमानता की एक माप है। चलिए रोजगार की बात करें तो रोजगार में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से महिलाओं के बीच रोजगार दर बढ़ रही है। शहरी बेरोजगारी दर भी 2017-18 के बाद से सबसे कम स्तर पर पहुंच गई है। अनौपचारिक रोजगार की बात करें तो खेती के अलावा शेष क्षेत्रों में केवल 23% वैतनिक नौकरियां ही औपचारिक हैं, बाकी सब अनौपचारिक हैं। अनौपचारिक का मतलब असंगठित क्षेत्र और औपचारिक का मतलब क्या होता है? संगठित क्षेत्र। लैंगिक असमानताएं यानी महिलाओं की रोजगार दर 31% है, फिर भी 23.4 करोड़ अधिक पुरुष वैतनिक नौकरियों में अधिक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल और 28 अप्रैल। तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के स्थापना दिवस को चिन्हित करता है। इसका उद्देश्य है लोगों को बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट आदि के प्रति जागरूक बनाना और सृजनात्मक व नवाचार को प्रोत्साहित करना है। क्या है बौद्धिक संपदा? तो बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वह अमूर्त संपदा होती है जो किसी व्यक्ति या संस्था की मानसिक, रचनात्मक या बौद्धिक श्रम से उत्पन्न होता है, जिसमें शामिल हो सकता है साहित्य, संगीत, पेंटिंग, फिल्में, आविष्कार, वैज्ञानिक खोज, डिजाइन, नाम, प्रतीक, सॉफ्टवेयर इत्यादि इत्यादि। जब इन रचनाओं या आविष्कारों पर व्यक्ति या संस्था को कानूनी अधिकार प्रदान किया जाता है तो उसे बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है। अब ये देख लीजिए कुछ श्रेणी है। कौन कौन सी श्रेणी है वो देख लीजिए। श्रेणी, अधिकार का नाम, संरक्षण की विधि। तो साहित्य कला के लिए क्या दिया जाता है? संपदा मतलब अधिकार कौन से होते हैं? तो कॉपीराइट का अधिकार होता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? तो पुस्तक, गीतों, फिल्मों, सॉफ्टवेयर आदि पर अधिकार प्राप्त होता है। औद्योगिक डिजाइन के लिए डिजाइन अधिकार दिया जाता है। उत्पादन की आकृति और रूपरेखा की रक्षा इसमें की जाती है। आविष्कार पेटेंट में पेटेंट दिया जाता है। तकनीकी खोजों पर विशिष्ट अधिकार ये शामिल होते हैं। भौगोलिक क्षेत्र में GI टैग दिया जाता है। क्षेत्रीय उत्पाद जैसे दार्जिलिंग चाय और बनारसी साड़ी को GI टैग दिया गया है। बीज और पौधों के लिए क्या दिया जाता है? तो कृषक आविष्कार दिए जाते हैं। पौधों की
किस्मों का संरक्षण किया जाता है। तो ये रहा प्रॉपर्टी राइट के बारे में। चलिए, भारत में बौद्धिक संपदा प्रणाली की बात करें तो भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए कई कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाएं हैं। पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कॉपीराइट कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय के अधीन पौध किस्म और कृषक अधिकार प्राधिकरण कृषि मंत्रालय के अंतर्गत और सेमीकंडक्टर डिजाइन प्राधिकरण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का संस्थापक सदस्य है। भारत ने ट्रिप्स समझौते, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को स्वीकार किया है। इसके तहत भारत ने अपने कानूनों को WTO के मानकों के अनुरूप संशोधित किया है। ट्रिप्स का उद्देश्य सदस्य देशों में समान बौद्धिक संपदा संरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर द्वारा वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग में सुधार हो रहा है। 2023 में भारत की रैंक 42 देशों में से 42वीं से 40वीं हुई थी। यानी 2022 में कितनी थी? 2022 में 40वीं थी, 42वीं थी, और 2023 में कितनी हो गई? 2023 में 40वीं हो गई। चलिए, बौद्धिक संपदा के लाभ क्या होते हैं? तो रचनात्मकता को प्रोत्साहन, नवाचार को बढ़ावा, वाणिज्यिक लाभ का आविष्कार, प्रतिस्पर्धा में बढ़त, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असल में दोस्तों जुकाम हो गया है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा मैनेज कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प पर चयन करें। तो हाल ही में मध्य प्रदेश को PM मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी मिली है। यह योजना प्रधानमंत्री जी के 5F विजन से प्रेरित है। तो PM मित्र टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश में। तो अभी फिलहाल में ये ऑप्शन सही है, कथन सही है, यानी दोनों कथन हमारे सही हैं। PM मित्र की बात करें तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में PM मित्र के प्रावधान की बात की गई थी और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2021-22 में हुई थी और 7 जो पार्क्स ये बनाए जाने थे PM मित्र टेक्सटाइल पार्क, ये पूरे भारत में अवस्थित थे। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। चलिए व्याख्या को देखें तो यह PM मित्र पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले के भेंसोला गांव में स्थापित किया जाएगा। PM मित्र यानी मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल योजना के तहत विकास के लिए स्वीकृत 7 PM मित्र पार्कों में से एक है। तो 7 PM मित्र पार्क कहाँ कहाँ स्थापित होने हैं? तो जो 7 हैं वो यूपी के लखनऊ में स्थापित होगा। वो ग्रीन फील्ड पार्क होगा, ठीक है। फिर गुजरात में नवसारी में होगा, नवसारी में। फिर महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र में अमरावती। फिर कर्नाटक में कलबुर्गी में। तेलंगाना में स्थापित होगा वारंगल, और तमिलनाडु में तिरुधुनकर। मध्य प्रदेश में धार में ये स्थापित होगा। तो कुल 7 हैं। चलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। PM मित्र योजना की बात करें तो उद्देश्य की बात करें तो भारतीय वस्त्र उद्योग को मजबूत बनाना,
संचालन का पैमाना बढ़ाना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर स्थापित करना, निवेश आकर्षित करना, निर्यात क्षमता को बढ़ाना आदि इसमें शामिल है। यह योजना प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। 5F फार्मूले में शामिल है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन तथा फैशन टू फॉरेन। ये 5F का फुल फॉर्म है। मंत्रालय की बात करें तो ये इसमें नोडल मंत्रालय वस्त्र मंत्रालय है। और कुल परिव्यय की बात करें तो वर्ष 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4445 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। वित्तीय सहायता की बात करें तो वस्त्र मंत्रालय ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए प्रति पार्क 800 करोड़ रुपए तक और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो ग्रीनफील्ड परियोजना क्या होता है? जो पूरी तरीके से स्थापित हो। ब्राउनफील्ड परियोजना क्या होता है? जैसे कोई भी अपैरल पार्क हो और उसको फिर से बड़ा कर दिया जाए या रीऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो उसे ब्राउनफील्ड पार्क कहते हैं। तो ग्रीनफील्ड के लिए 500 करोड़ और ब्राउनफील्ड के लिए 500 करोड़, सॉरी, ग्रीनफील्ड के लिए 800 करोड़ और ब्राउनफील्ड के लिए 500 करोड़। पात्रता की बात करें तो पार्क की स्थापना राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारें न्यूनतम 1000 एकड़ के भूखंड प्रदान करेंगी। ये भूखंड समेकित और स्वामित्व विवाद से मुक्त होने चाहिए। कार्यान्वयन की बात करें तो स्पेशल पर्पज व्हीकल के जरिए किया जाएगा जिसका स्वामित्व राज्य और केंद्र सरकार के पास संयुक्त रूप से होगा। परियोजना की निगरानी की बात करें तो वस्त्र मंत्रालय एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी के जरिए तकनीकी और कार्यान्वयन सहायता के साथ निगरानी करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। भारत ने अपने विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट यानी एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ के तहत मध्य अरब सागर जल क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर तक अपने दावे को बढ़ा दिया है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद से बचने के लिए अपने पहले के दावे में भी संशोधन किया गया है। तो सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं। तो अभी देखा किस तरीके से जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसके बाद भारत द्वारा जो सिंधु जल समझौता है उसे विलंबित किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता को स्थगित किया गया। अब जो है भारत ने अपना अगला कदम उठाया है, तो विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट को इसने मंजूरी दी है भारत ने और मध्य अरब सागर क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर तक अपने दावे को बढ़ा दिया है। चलिए व्याख्या को देखें। तो अरब सागर में भारत के महाद्वीपीय मग्न तट संबंधी दावे क्या हैं? तो भारत ने महाद्वीपीय मग्न तट पर नया दावा करके पाकिस्तान के साथ समुद्री विवाद में अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत ने अपने विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट के तहत मध्य अरब सागर जल क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर तक अपने दावे को बढ़ा दिया है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद से बचने के लिए अपने पहले के दावे में भी संशोधन किया है। समुद्री सीमा विवाद के बारे में देख लें तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों के पास अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। यह उनकी तट रेखा से समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। इस जल क्षेत्र में इन देशों को खनन और मछली पकड़ने के अनन्य अधिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे देश महासागर में और अधिक जल क्षेत्र पर दावा कर सकते हैं बशर्ते वे महाद्वीपीय मग्न तट की सीमाओं पर आयोग यानी कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ के समक्ष वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध कर सके कि उनका दावा किया गया जल क्षेत्र उनकी स्थलीय सीमा से निविधि रूप से समुद्री नितल तक फैला हुआ है। यह आयोग संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, वो डिसाइड लेती है कि बढ़ाना है या नहीं। यह पूरा महासागरीय जल क्षेत्र संबंधित देश के विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट का हिस्सा माना जाता है। भारत ने 2009 में अरब सागर के विस्तृत जल क्षेत्रों पर CLCS के समक्ष अपना पहला दावा प्रस्तुत किया था।
पाकिस्तान ने 2021 में भारत के दावे पर आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान का कहना था कि भारत द्वारा दावा किया गया क्षेत्र विवादित है। पाकिस्तान ने विशेष रूप से सर क्रीक को विवादित माना था। मार्च 2023 में CLCS ने अरब सागर क्षेत्र में भारत के पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि आयोग ने पक्षकार देशों को संशोधित दावे प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी। अब सर क्रीक के बारे में देख लेते हैं। तो यह 96 किलोमीटर लंबा विवादित ज्वार नदमुख यानी टाइडल एस्चुरी है। एस्चुरी क्या होती है? जब किसी भ्रंश पर्वत के सहारे जो है कोई नदियाँ बहती है, ढलान के सहारे जो है कोई नदी बहती है और बह करके किसी मुहाने पर जा करके मिलती है और साथ में गाद वगैरह नहीं गिराती है, यानी अवसाद नहीं इकट्ठा करती है, तो उसे एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी और डेल्टा में बस यही अंतर है कि एस्चुरी जो है साफ़ सुथरी रहती है, यानी वहाँ कोई अवसाद इकट्ठा नहीं होता है, जबकि डेल्टा में वहाँ पर अवसाद इकट्ठा हो सकता है। तो सर क्रीक के बारे में क्या बात हुई कि यह 96 किलोमीटर लंबा विवादित ज्वार नदमुख है। यह अरब सागर तक विस्तृत है और मोटे तौर पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत के गुजरात के कच्छ से अलग करता है। वर्ष 2047 में भारत चाहता था कि इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल क्षेत्र कानून के सिद्धांत यानी थालवेग सिद्धांत के अनुसार सुलझाया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार यदि राष्ट्रों की सीमाएं जलमार्ग में स्थित हैं तो फिर सीमा केवल नौगम्य जल क्षेत्र के मध्य में निर्धारित की जानी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया है कि सर क्रीक नौगम्य नहीं है, इसलिए इस पर थालवेग सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। महाद्वीपीय मग्न तट की सीमाओं पर आयोग यानी CLCS के बारे में, तो CLCS का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसका उद्देश्य समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी अंक्लॉज को लागू करने में सहायता करना है। यह विशेष रूप से बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील से आगे महाद्वीपीय मग्न तट की बाह्य सीमा के निर्धारण में मदद करता है। आयोग की सिफारिशों का स्वरूप क्या है? तो इसका निर्णय अंतिम तौर पर तटीय देशों पर बाध्यकारी होता है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। असल में दोस्तों क्षमा चाहेंगे, मेरा गला थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है और जुकाम भी हुआ है, तो ये सही से हो नहीं पाया है सही अभी तक। तो आगामी समय में जब भी ये सही होगा तो और भी बेहतर तरीके से डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम होगा आपका। तब तक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। तो मिलते हैं इन्हीं सब बातों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।